Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली. कल हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था 9, चैप्टर नंबर 9 पर्यावरण और धारणीय विकास, जिसमें हमने पहले पर्यावरण को जाना कि पर्यावरण क्या होता है, फिर हमने धारणीय विकास को समझा था, फिर हमने पर्यावरण की डेफिनेशन देखी थी और उसके बाद हमने जैविक और अजैविक तत्वों को देखा था। अब आज का हमारा टॉपिक क्या है? पर्यावरण के कार्य। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि पर्यावरण किस तरह से कार्य करता है और कितने टाइप से कार्य करता है। ठीक है, तो पर्यावरण 4 आवश्यक कार्य करता है। पर्यावरण कितने कार्य करता है? 4 आवश्यक कार्य करता है। पहला कार्य क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये संसाधनों की पूर्ति करता है, जिसमें नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधन शामिल होते हैं। नवीकरण योग्य संसाधन वे हैं जिनका उपयोग संसाधन के क्षय या समाप्त होने की आशंका के बिना किया जा सकता है, अर्थात संसाधनों की पूर्ति निरंतर बनी रहती है। नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरणों में वनों में पेड़ और समुद्र में मछलियां हैं। दूसरी ओर गैर नवीकरण योग्य संसाधन वे हैं जो कि निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन। अब क्या होता है, हमने नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, इनको हमने पिछले चैप्टर में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था और हमने जाना था कि नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो पर्यावरण का पहला कार्य क्या है? ये संसाधनों की पूर्ति करता है। तो संसाधन क्या होते हैं? शॉर्ट में हम इसको समझते हैं, वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती हैं या करने में सक्षम हो, उन सबको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। अब गैर नवीकरणीय संसाधन क्या है और नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो गैर नवीकरणीय संसाधन यानी जिसे हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते, और नवीकरणीय जो हमें दोबारा मिल सकता है ना, इसको कहते हैं गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय। ठीक है, तो ये संसाधन की पूर्ति करता है कौन? पर्यावरण। ये पर्यावरण का प्रमुख कार्य है कि वो संसाधन की पूर्ति करता है, जिसमें नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधन शामिल हैं। नवीकरण योग्य संसाधन वे हैं जिनका उपयोग संसाधन के क्षय या समाप्त होने की आशंका के बिना किया जा सकता है। अब नवीकरणीय योग्य संसाधन वे हैं जिनका उपयोग हम ये सोचे बिना कि ये खत्म हो जाएंगे या इनका ना विनाश हो जाएगा, इसे सोचे बिना कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? वनों में पेड़। अब जैसे वनों में पेड़ एग्जाम्पल ले लिया, एक पेड़ अगर ख़त्म होता है तो कई सारे छोटे छोटे पेड़ उगते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर उगते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं सूख कर। और समुद्र में मछलियाँ, जैसे छोटी छोटी मछलियों से बड़ी होंगी, फिर वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन फिर छोटी मछलियाँ होती हैं कुछ इस तरह से कि जो आता ही जाए, जो बढ़ता ही जाए, जो ख़त्म ना हो। और दूसरी ओर हम गैर नवीकरणीय में संसाधन में किसे ले लेंगे? जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन एक बार ख़त्म हुए तो फिर वो दोबारा से नहीं प्राप्त किए जा सकते, है ना। तो इस तरह जो हमने दोबारा हम जिसे मतलब जिसका हम रीयूज़ कर सकते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं नवीकरणीय। और जिसका रीयूज़ हम नहीं कर सकते, जो एक ही बार में ख़त्म हो जाए, वो होगा हमारा गैर नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो हमारे पर्यावरण का फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि ये संसाधनों की पूर्ति करता है। ठीक है, अब आगे हमारे पर्यावरण का सेकंड काम क्या है? अब हमारे पर्यावरण का सेकंड काम, ये अवशेष को समाहित कर लेता है। अब ये क्या करता है? अवशेष को समाहित कर लेता है। अवशेष यानी बचा हुआ। पर्यावरण क्या करता है? बची हुई चीज़, यानी अवशेष का मतलब होता है बचा हुआ, बची हुई चीज़ों को समाहित कर लेता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या होता है, कहीं पर कचरा इकट्ठा है तो हमारा जो पर्यावरण है ना, उसे ऑटोमेटिक अपने में समाहित कर लेता है। वो कचरा सूख सूख कर छोटे से छोटा होता जाएगा और फिर वो धीरे धीरे मिट्टी या धूल का रूप लेकर पर्यावरण में मिल जाएगा। यानी वह कचरे को अपने में समाहित कर लेता है, यानी अवशेष यानी बची हुई चीज़ों को खुद में समाहित कर लेता है। लेकिन ये पर्यावरण कब तक कर सकता है? जब तक उसकी मात्रा लिमिटेड होगी, यानी वो लिमिटेड मात्रा में होगा तब तक तो पर्यावरण उसे समाहित कर सकता है। पर अगर हम उसी को जब बड़े रूप में करेंगे ना, तो फिर पर्यावरण भी शायद हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें पर्यावरण प्रदूषण कम से कम करना चाहिए और ऐसी चीज़ों का यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए जिसे हमारे
हमारा पर्यावरण अपने में समाहित ना कर पाए, है ना। अब नेक्स्ट हमारे पर्यावरण का तीसरा कार्य क्या है, ये जैविक और जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करता है। यह जैविक और जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करता है। यह सौंदर्य विषयक सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे कि कोई सुंदर दृश्य। अब हमारे पर्यावरण ने हमें जैविक और जैविक विविधता जैसी हमें क्या दी है, जैविक विविधता जैसी चीज़ें हमको प्रदान की है। जैविक विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, जीवों का विभिन्न प्रजातियों में एक ही स्थान पर पाए जाना जैविक विविधता कहलाता है ना। तो इस तरह पर्यावरण इन सब चीज़ों को भी हैंडल करता है, जीवन का पोषण करता है, यह सौंदर्य विषयक सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे कि कोई सुंदर दृश्य। अब पर्यावरण में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सुंदर दृश्य होते हैं, एकदम हरियाली, मौसम भी बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, तो ये हमें सुंदर दृश्य भी देता है। ये पर्यावरण का ये भी एक कार्य है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से पर्यावरण कार्य करता है। अब आगे पढ़ते हैं। पर्यावरण इन कार्यों को बिना किसी व्यवधान के तभी कर सकता है जब तक कि ये कार्य उसकी धारण क्षमता की सीमा में हो। अब क्या होता है ना कि हमारा पर्यावरण इन कार्यों को करता तो है, लेकिन वह इन कार्यों को कब तक कर सकता है, जब तक कर सकता है कि यह कार्य उसकी धारण क्षमता में हो। धारण क्षमता यानी कि धारण करने की क्षमता में, यानी वो इन्हें धारण कर सके। अगर हम हद से ज़्यादा प्रदूषण करेंगे ना, तो शायद हमारा पर्यावरण इन सब कार्यों को नहीं कर पाएगा। एक लिमिट में रहकर अगर हम करते हैं तो वो अपने आप में समाहित कर सकता है, चीज़ों को खुद से सुधार सकता है हमारा पर्यावरण। लेकिन अगर जब हम ज़्यादा ही प्रदूषण करने लगेंगे ना, इधर उधर ज़्यादा गंदगी फैलाएंगे, उससे प्रदूषण होगा, तो शायद हमारा पर्यावरण जो है ना इन कार्यों को करने में सफल नहीं हो पाएगा। आगे, इसका अर्थ है कि संसाधनों का निष्कर्षण इसके पुनर्जन्म की दर से अधिक नहीं है और उत्पन्न अपशेष पर्यावरण की समावेशन क्षमता के भीतर है। जब ऐसा नहीं होता तो पर्यावरण जीवन पोषण का अपना तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य करने में असफल हो जाता है और इससे पर्यावरण संकट पैदा होता है। पूरे विश्व में आज यही स्थिति है। विकासशील देशों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और विकसित देशों के समृद्ध उपभोग तथा उत्पादन मानकों ने पर्यावरण के पहले दो कार्यों पर भारी दबाव डाल दिया है। अनेक संसाधन विलुप्त हो गए हैं और सृजित अवशेष पर्यावरण के अफसोसी क्षमता के बाहर हैं। अब क्या मतलब है कि पर्यावरण इन कार्यों को कैसे कर सकता है, जब हम उसकी धारण क्षमता को देखते हुए, है ना, काम करें। अब ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा पर्यावरण प्रदूषण करेंगे तो भी हमारा पर्यावरण उसे समाहित कर लेगा अपने में, ऐसा नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि संसाधनों का निष्कर्षण इनके पुनर्जनन की दर से अधिक नहीं है, यानी जो हमारे संसाधन है उनका जो निष्कर्षण है वो पुनर्जनन से अधिक नहीं है और उत्पन्न अपशेष पर्यावरण की समावेशन क्षमता के भीतर है। अब क्या होता है, जो अपशेष उत्पन्न होते हैं वो पर्यावरण की समावेशन क्षमता के भीतर होते हैं। जब क्या होगा, जब ऐसा नहीं होता। अब कभी कभी कैसा होगा, अब ऐसा नहीं होता। क्या होता है ना कि जो अपशेष यानी जो बची हुई चीज़ें निकलती हैं वो कहीं ज़्यादा हो जाएंगी तो हमारा पर्यावरण उसे समाहित नहीं कर पाएगा अपने में, है ना। तो पर्यावरण जीवन पोषण का अपना तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य करने में असफल हो जाता है। कौन सा कार्य करने में? तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य क्या है? हमारी जैविक विविधता, जेनेटिक, इन सब कार्यों को करने में वह असफल हो जाता है, क्योंकि वह कब तक हम पर्यावरण प्रदूषण करते रहेंगे और वो अपने में अपशेषों को समाहित कब तक कर पाएगा? वो ऐसा नहीं कर पाएगा। हमें अगर अपने पर्यावरण को अच्छा और स्वच्छ रखना है तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम पर्यावरण प्रदूषण को रोकें, कम से कम ऐसे काम करें जिससे पर्यावरण में प्रदूषण हो। हमें ऐसे कामों को रोकना होगा जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अगर आप लिमिट में रहकर ऐसे काम करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप ऐसे काम करते हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ों को हमारा पर्यावरण भी समाहित कर लेगा। पर अगर हम बिना ये सोचे कि पर्यावरण की लिमिट क्या है, बस काम करते जाएंगे, पर्यावरण प्रदूषण होता जाएगा, तो हमारा पर्यावरण शायद उससे खुद नहीं लड़ सकता, है ना। आगे, इससे पर्यावरण संकट पैदा होता है। इन सब कामों से क्या होगा? पर्यावरण संकट पैदा होगा।
पूरे विश्व में आज यही स्थिति है कि विकासशील देशों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और विकसित देशों में समृद्ध उपभोग तथा उत्पादन मानकों ने पर्यावरण के पहले दो कार्यों पर भारी दबाव डाला है। आज हम अगर पूरे विश्व की स्थिति देखते हैं तो सबसे बड़ा हमारी प्रॉब्लम पता क्या है? पॉपुलेशन। जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और उस जनसंख्या के बढ़ने से पर्यावरण में प्रदूषण भी उतना ही ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे पर्यावरण प्रदूषण उतना ही ज़्यादा होगा। और उससे उपभोग तथा उत्पादन मानकों में पर्यावरण के पहले जो दो कार्य थे हमारे संसाधनों का काम, और दूसरा हमारा काम क्या था? से इसको समाहित करना। और पहला काम संसाधनों की पूर्ति। इन दोनों ही काम में मतलब पर्यावरण कहीं ना कहीं अपने कार्यों से पीछे हट रहा है, क्योंकि वो ये कार्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है वो अकेला ये सब नहीं हैंडल कर सकता ना, वो अपने आप में समाहित नहीं कर सकता, क्योंकि एक लिमिटेड चीज़ को वो अपने आप में समाहित करके उसे ठीक कर सकता है। लेकिन जब पर्यावरण प्रदूषण पॉपुलेशन की वजह से, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हुई उतना ही पर्यावरण प्रदूषण हुआ, तो पर्यावरण कहाँ तक उसे अपने आप में समाहित करेगा, अपने आप में कैसे ठीक करेगा? इसके लिए हमें ही ठीक करना होगा, हमें पर्यावरण प्रदूषण को रोकना होगा, हमें ऐसे कामों को बंद करना होगा जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। और अब क्या होता है कि भारी दबाव डाला जाता है, पर्यावरण के पहले दो कार्यों पर भारी दबाव डाला गया। अनेक संसाधन विलुप्त हो गए, बहुत से संसाधन विलुप्त हो चुके हैं और सृजित अवशेष पर्यावरण की अवशोषी क्षमता के बाहर हैं। और जो अवशेष यानी जो बचे हुए और बेकार अवशेष हैं, वो पर्यावरण की अवशोषी क्षमता यानी अवशोषण करने की क्षमता, यानी कि बचे हुए पदार्थ को अपने आप में समाहित करने की क्षमता से बाहर है। वह अब बचे हुए पदार्थ को अपने आप में समाहित नहीं कर पा रहा है। आगे, अपशोषी क्षमता का अर्थ पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से है। इसके कारण ही आज हम पर्यावरण संकट की दहलीज पर खड़े हैं। विकास के क्रम में नदियां और अन्य जल स्रोत प्रदूषित हुए हैं और सूख गए हैं। इसने जल को एक आर्थिक वस्तु बना दिया है। अब अपशोषी क्षमता का मतलब क्या होता है? पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता, यानी जो बचा हुआ पदार्थ और जो अपक्षय पदार्थ हैं पर्यावरण उसे अपने में सोख लेता है, उस क्षमता को हम कहते हैं अपशोषी क्षमता। इसके कारण ही आज हम पर्यावरण संकट की दहलीज पर खड़े हैं, क्योंकि अब अपशोषी क्षमता काफ़ी बढ़ती मतलब कम हो रही है पर्यावरण की, क्योंकि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो पर्यावरण की जो अपशोषी क्षमता है वो इतनी नहीं है कि वो इतने सारे प्रदूषण को अपने आप में अपशोषित कर सके। इससे क्या हो रहा है? हम पर्यावरण संकट की दहलीज पर खड़े हो चुके हैं और विकास के क्रम में नदियां और अन्य जल स्रोत प्रदूषित हुए हैं और सूख गए हैं। अगर हम देखें तो हमारी नदियां, जल स्रोत जो हैं वो सूख चुके हैं और वो प्रदूषित भी हो गए हैं। अगर हम देखें अभी हमारी नदियां कहीं कहीं यमुना नदी और गंगा नदी, इनमें हमें कहीं कहीं ऐसी जगह पर हम नदियों को देखें जहाँ पर उनमें बहुत सारा हमें कचरा देखने को मिल जाएगा, यानी नदियों का पानी भी स्वच्छ नहीं रह गया और कुछ नदियाँ कई जगह पर तो सूख चुकी हैं। ये सब किस कारण से हो रहा है? पर्यावरण प्रदूषण के कारण। इसने जल को एक आर्थिक वस्तु बना दिया है। इसके साथ ही नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों के गहन और विस्तृत निष्कर्षण से अनेक महत्वपूर्ण संसाधन विलुप्त हो गए हैं और हम नए संसाधनों की खोज में प्रौद्योगिकी व अनुसंधान पर विशाल राशि व्यय करने के लिए मजबूर हैं। इसके साथ ही जुड़ी है पर्यावरण अपक्षय की गुणवत्ता की स्वास्थ्य लागत, जल और वायु की गुणवत्ता की गिरावट। भारत में 70% जल प्रदूषित है, से सांस और जल संक्रामक रोगों की घटनाएं बढ़ी हैं। परिणाम स्वरूप व्यय भी बढ़ता जा रहा है। इसके साथ क्या हो रहा है कि हमारे नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों के गहन और विस्तृत निष्कर्षण से अनेक वस्तुएं संसाधन विलुप्त हो गए हैं। यानी अगर हम देखें तो हमारे नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों में से कई संसाधन जो हैं वो विलुप्त हो गए हैं, यानी खत्म हो चुके हैं, है ना। हमें नए संसाधन की खोज में प्रौद्योगिकी व अनुसंधान पर विशाल राशि व्यय करने के लिए मजबूर हैं। अब हमें नए संसाधन चाहिए, क्योंकि हमारे जो नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय जो हमें प्रकृति से संसाधन प्राप्त थे वह कई सारे विलुप्त हो गए हैं, खत्म हो गए। और अब हमें नए संसाधन चाहिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हमें संसाधनों की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है।
लोगों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए संसाधन की ज़रूरत है। और जैसे कि जनसंख्या कभी कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ती ही जा रही है। तो जनसंख्या के बढ़ने पर जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतनी ही उन लोगों को संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। और हम उन संसाधनों की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी व अनुसंधान पर विशाल राशि व्यय कर रहे हैं। यानी हम संसाधनों की खोज करने में काफ़ी राशि व्यय कर रहे हैं, और ये राशि का व्यय करना मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत गलत है, क्योंकि ये राशि फालतू में जा रही है। क्योंकि हमने पहले हमारे पर्यावरण प्रदूषण से हमारे संसाधन विलुप्त हो गए, जो कि मनुष्य ने यानी कि इंसान ने खुद किया अपने हाथों से। क्योंकि अगर ना वो पर्यावरण प्रदूषित करता, और ना ही हमारा पर्यावरण में संसाधनों की कमी आती, और ना ही उसे आज राशि व्यय करनी पड़ती। पर अब क्या हो रहा है कि संसाधन खत्म हो चुके हैं, तो नए संसाधनों की खोज करने के लिए हमें राशि व्यय करनी पड़ रही है। इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ जुड़ी है पर्यावरण अपचय की गुणवत्ता की स्वास्थ्य लागत। जल और वायु की गुणवत्ता की गिरावट से सांस और जल संक्रामक रोगों की घटनाएं बढ़ी हैं। अब जल और वायु की गुणवत्ता की गिरावट, यानी जल में होने वाले प्रदूषण और वायु में होने वाले प्रदूषण। अब भारत में 70% जल प्रदूषित है। अगर हम देखें हमारे इंडिया में कितने % जल मतलब प्रदूषित है, 70% जो वाटर है वो प्रदूषित है ना। यानी कि वो पॉल्यूशन से भरा हुआ है ना, 70% वाटर। अगर हम इस 70% वाटर का यूज करते हैं प्रदूषित जल का, तो लोगों को सांस में लेने में प्रॉब्लम आ रही है, और जल संक्रामक रोग यानी बेकार जल यानी प्रदूषित जल से होने वाले रोगों की घटनाएं बढ़ी हैं। परिणाम स्वरूप व्यय भी बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि क्या होगा, पहले अगर जल और वायु यानी कि अगर वाटर और एयर प्रदूषित होंगे, तो उनका यूज़ कौन करेगा, इंसान करेगा। और जब इंसान इसका यूज़ करेगा, तो उन्हें कई सारी बीमारियां होंगी, और बीमारियों के इलाज में भी कई सारा उनका पैसा जाएगा। और इस सब में क्या बढ़ रहा है, सिर्फ व्यय बढ़ रहा है। ठीक है, आगे वैश्विक पर्यावरण मुद्दों जैसे वैश्विक उष्णता और ओजोन क्षय ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है, जिसके कारण सरकार को अधिक धन व्यय करना पड़ा। अतः यह स्पष्ट है कि नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों की अवसर लागत बहुत अधिक है। अब क्या है, हमारी जो वैश्विक पर्यावरण मुद्दे, जैसे कि हम ले लेते हैं वैश्विक उष्णता। अब वैश्विक उष्णता क्या होती है, इसको भी हम अभी समझेंगे। और ओजोन क्षय ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है ना। जैसे कि पर्यावरण के मुद्दे, वैश्विक उष्णता और ओजोन क्षय जैसी स्थिति ने पर्यावरण की प्रॉब्लम को और भी गंभीर बना दिया है, जिसके कारण सरकार को अधिक व्यय खर्च करना पड़ रहा है। यह स्पष्ट है कि नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों की अवसर लागत बहुत अधिक है। यानी पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों की जो अवसर लागत है वो बहुत अधिक है। अब हम वैश्विक उष्णता को अच्छे से समझने के लिए हमें ये जो पैराग्राफ दिया ना, हम इसको कंप्लीट करते हैं। 9.1 यानी वैश्विक उष्णता। 9.1 में हमें क्या दिया हुआ है, वैश्विक उष्णता। इसमें हम वैश्विक उष्णता को अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले हम इसको पूरे को रीड करते हैं। वैश्विक उष्णता पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं। वैश्विक उष्णता औद्योगिकी क्रांति से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के निचले वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी है। अब इसको समझते हैं कि वैश्विक उष्णता क्या है ना। वैश्विक उष्णता को समझने के लिए हमने क्या देखा, पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है और समुद्र, इन दोनों के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं हम, वैश्विक उष्णता। यानी तापमान वृद्धि और समुद्र के बढ़े हुए तापमान को ही हम वैश्विक उष्णता कहते हैं। वैश्विक उष्णता औद्योगिकी क्रांति से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के निचले वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी है। अब क्या होता है, औद्योगिक क्रांति से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के निचले वायुमंडल और औसत तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी है। अब तापमान कहाँ का, पृथ्वी के निचले वायुमंडल का। यानी पृथ्वी के निचले वायुमंडल को हम क्या कहते हैं, समताप मंडल। यानी समताप मंडल में बढ़े हुए तापमान को हम क्या कह सकते हैं, वैश्विक उष्णता, और उसमें क्रमिक
बढ़ोतरी, उसकी वृद्धि को हम वैश्विक उष्णता कह सकते हैं। किसकी? समताप मंडल को ही हम निचला वायुमंडल कहते हैं और इसमें बढ़े हुए तापमान। अब ये तापमान किन कारणों से बढ़ता है? ये बढ़ता है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। जैसे ग्रीन हाउस गैसें हमारी कौन कौन सी होंगी? CO2, मीथेन, है ना, और एक्सेट्रा, ये सब होती है हमारी ग्रीन हाउस गैस। इन सब के कारण जो हमारा निचला वायुमंडल यानी जो हमारा समताप मंडल है, जब उसमें निचला वायुमंडल को ही यहाँ पे समताप मंडल बोला है, ठीक है। इसमें ताप की वृद्धि होगी किस कारण से? ग्रीन हाउस गैसों और औद्योगिक क्रांति से। तो इसको हम वैश्विक उष्णता कहते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के तापमान में हमेशा वृद्धि होती है, ठीक है। इसको कहते हैं हम वैश्विक उष्णता। आई होप कि आपको वैश्विक उष्णता अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम किसे कह सकते हैं, ठीक है। तो आगे, वर्तमान में और आने वाले दिनों में वैश्विक उष्णता में अधिकांश मानव उत्प्रेरित है। यानी वर्तमान में और आने वाले दिनों में वैश्विक उष्णता में अधिकांश मानव उत्प्रेरित है। यह मानव द्वारा वन विनाश तथा जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के कारण होता है। वैश्विक उष्णता क्यों होती है? ये मानव के कारण ही होती है। वो कैसे? मानव वन का विनाश कर रहा है, पेड़ पौधों को काटता जा रहा है, जीवाश्म ईंधन को जलाने से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलती है उससे, और ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2 और मीथेन, इन सब के कारण वैश्विक उष्णता बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस तथा दूसरी गैसें जिनमें गर्माहट को सोखने की क्षमता है। अब वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी CO2, मीथेन और दूसरी भी गैसें जिनमें क्या है? गर्माहट को सोखने की क्षमता है। वातावरण में मिलने से हमारे भूमंडल की सतह गर्म हो जाएगी, और इन सब गैसों के वातावरण में मिलने से हमारे भूमंडल की सतह गर्म हो जाती है, जिससे वैश्विक उष्णता बढ़ती है क्योंकि तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। 1750 की पूर्व औद्योगिक स्तरों से अब तक कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 के वायुमंडलीय केंद्रण में क्रमशः 31% और 149% की वृद्धि हुई है। पिछली शताब्दी में वायुमंडलीय तापमान में 1.1 F 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और समुद्र तल कई इंच ऊपर उठा। इस पॉइंट को हम नोट कर सकते हैं, इस पॉइंट को हम नोट करना चाहिए कि 1750 की पूर्व औद्योगिक स्तरों से अब तक कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 के वायुमंडल संकेंद्रण में क्या हुआ कि 31% और 149% की वृद्धि हुई, और पिछली शताब्दी में वायुमंडल के तापमान में 1.1 फ़ारेनहाइट 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, और ये समुद्र तल के कई ऊपर उठ गया, ठीक है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, वैश्विक उष्णता के कुछ दीर्घकालीन परिणाम हैं। ध्रुवीय हिम का पिघलना, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र स्तर में वृद्धि और बाढ़ का प्रकोप। अब वैश्विक जो उष्णता है उसके क्या है परिणाम? क्या हुए? ध्रुवीय हिम पिघलना, यानी ध्रुवीय हिम यानी ध्रुव पर जो बर्फ होती है वह पिघली, जिसके कारण क्या हुआ? समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई और बाढ़ का प्रकोप, यानी बाढ़ जैसी प्रॉब्लम हमारे सामने आई। हिम पिघलाव पर निर्भर पेयजल की पूर्ति में पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण प्रजातियां विलुप्त हुई। हिम पिघलाव यानी कि जब बर्फ पिघला तो उस पर लोग उसके जल पर निर्भर होते थे, तो उसके कारण क्या हुआ? और जीव जंतु भी, ठीक है। तो कई प्रजातियां विलुप्त हो गई असंतुलन के कारण, ठीक है। पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण कई प्रजातियां विलुप्त हुई। उष्णकटिबंधीय तूफानों की बारंबारता और उष्णकटिबंधीय रोगों के प्रभाव में बढ़ोतरी। उष्णकटिबंधीय जो तूफान आते हैं उनमें बढ़ोतरी हुई, और उष्णकटिबंधीय से होने वाले रोगों में भी बढ़ोतरी हुई। वैश्विक उष्णता में योगदान करने वाले अन्य तत्व हैं। कौन कौन से हैं अन्य तत्व? कोयला, पेट्रोल उत्पाद व प्रज्वलन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन के स्रोत हैं। यानी वैश्विक उष्णता में योगदान किसने दिया? कोयला, पेट्रोल उत्पाद, इन सब चीज़ों ने भी वैश्विक उष्णता में योगदान दिया है। वन विनाश, जो कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि करता है। जानवरों की अपशिष्ट से निकलने वाली मीथेन गैस और पशु की संख्या में वृद्धि
जो कि वन विनाश, मीथेन उत्पादन और जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में योगदान करती है। 1957 में क्योटो, जापान में जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ। अब 1957 में जापान में जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ ये सम्मेलन? ये सम्मेलन हुआ 1957 में। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। 1957 में क्योटो, जापान में एक जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन हुआ, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, ठीक है, जिसमें वैश्विक उष्णता का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। वैश्विक उष्णता यानी इसको ख़त्म करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। इस समझौता में औद्योगिकृत राष्ट्रों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने की मांग की गई। इससे औद्योगिकृत राष्ट्र यानी जहाँ उद्योग ज़्यादा किए जाते हैं और वहाँ से ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, तो वहाँ उन्हें कम करने की मांग की गई इस समझौते में। ये समझौता कब हुआ? 1957, क्योटो, जापान में, ठीक है। और इसमें काय को कम करने की मांग की गई, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी की मांग की गई, ठीक है। अब आपको वैश्विक उष्णता अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इससे हमारी वैश्विक उष्णता क्लियर होती है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम कम स्टडी करते हैं तो हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। बाकी हम यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ से कौन सा प्रश्न उठता है और क्या हम लोग उस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आने वाली है? ओजोन अपक्षय। ओजोन अपक्षय में अभी हाल ही में कुछ बदलाव आया है, इसे भी हम कल की वीडियो और कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। अब कल हम पढ़ेंगे ओजोन अपक्षय। और यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन उठा है कि यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या पर्यावरण समस्या इस शताब्दी के लिए नई है? इस क्वेश्चन का आंसर भी हम कल सॉल्व करेंगे और हम साथ में ओजोन अपक्षय को पढ़ेंगे। और अभी हमने हाल ही में ओजोन परत जो हमारी है उसमें क्या बदलाव आया है, इसे भी हम कल क्लियर करेंगे, ठीक है। और वो बदलाव क्यों आया है, इसे भी हम कल ही क्लियर करेंगे। तो थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, टेक केयर।